भारतीय तारीख के सबसे बड़े और तवील इंतखाबात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी और उनका इत्तेहाद हुकूमत बनाने की पोजीशन में तो आ गया है, मगर दावों, तवक्कात और एग्जिट पोल्स के बरक्स भारी अक्सरियत हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। इंतखाबात से पहले मजहबी जज्बात उभारने के लिए नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का इफ्तिताह किया था। हालांकि मंदिर की तामीर मुकम्मल भी नहीं हुई थी, मगर बीजेपी राम मंदिर वाली निशिस्त 54,000 के बड़े मार्जिन से हार गई है। 7 मराहिल पर मुश्तमिल भारतीय इंतखाबात 19 अप्रैल को शुरू हुए और 1 जून को खत्म हो गए, जिसके बाद आज सुबह से नताइज आने का सिलसिला शुरू हो गया, जो ताहाल जारी है। भारतीय लोकसभा की 543 निशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात में अब तक सामने आने वाले नताइज के मुताबिक बीजेपी की क़यादत में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 290 निशिस्तों पर बढ़तरी हासिल है, जबकि कांग्रेस की ज़ेर क़यादत अलायंस 230 से ज़ायद निशिस्तों पर बढ़तरी हासिल करने में कामयाब हो गया है। वाज़ेह रहे, भारत में हुकूमत बनाने के लिए 272 निशिस्तें हासिल करना ज़रूरी है, जो अब तक बीजेपी इत्तेहाद को हासिल होती दिखाई दे रही हैं। मगर नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुक्मरान इत्तेहाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी इंतखाबी मुहिम 400 पार के नारे पर चलाई थी, जिसके मुताबिक नरेंद्र मोदी का एनडीए इत्तेहाद भारतीय लोकसभा की कुल 543 निशिस्तों में से 400 से ज़ायद निशिस्तें हासिल करेगा। इसी तरह 1 जून को इंतखाबात के आखिरी मरहले के बाद जारी होने वाले कई एग्जिट पोल्स ने भी बीजेपी इत्तेहाद के लिए वाज़ेह अक्सरियत की पेशगोई की थी और फिर अक्सर टीवी एग्जिट पोल्स ने बीजेपी इत्तेहाद की जानिब से 350 से 370 निशिस्तें जीतने की पेशगोई कर दी थी। इन पोल्स के मुताबिक बीजेपी इन इंतखाबात में 2019 से बेहतर नताइज हासिल करेगी। भारतीय खबर रसाई इदारों इंडिया टुडे और न्यूज़ 24 के पोल्स ने तो नरेंद्र मोदी के इत्तेहाद एनडीए को 400 तक पहुंचा दिया था, मगर आज सामने आने वाले नताइज ने बीजेपी और एग्जिट पोल्स के दावों को गलत साबित कर दिया है, जिसमें कांग्रेस समेत 26 भारतीय जमातों पर मुश्तमिल इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया ने हैरानकुन तौर पर 230 से ज़ायद निशिस्तों पर बढ़तरी हासिल कर ली है। हालांकि इस इत्तेहाद ने 2019 में सिर्फ 91 निशिस्तें हासिल की थी और दूसरी तरफ बीजेपी की ज़ेर क़यादत एनडीए को 290 से ज़ायद निशिस्तों पर बढ़तरी हासिल है, जबकि खुद बीजेपी 243 निशिस्तों पर आगे है। यानी बगैर इत्तेहादियों के नरेंद्र मोदी की बीजेपी के पास सादा अक्सरियत भी नहीं है। 2019 में बीजेपी ने 303 जबकि उनके इत्तेहाद ने मजमूई तौर पर 353 निशिस्तें हासिल करके हुकूमत बनाई थी। यानी 2019 में बीजेपी अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में थी, मगर इस बार हुकूमत साजी के लिए बीजेपी को इत्तेहादियों पर इन्हिसार करना पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं, बीजेपी को हालिया इंतखाबात में कई अहम और बड़ी रियासतों में अपसेट का सामना है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अपोजिशन इत्तेहाद को अब तक के नताइज में बढ़तरी हासिल है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अयोध्या की निशिस्त भी 54,000 वोट के बड़े मार्जिन से हार गई है। ये वही निशिस्त है जहां पर राम मंदिर है और इसी राम मंदिर की बुनियाद पर बीजेपी ने अपनी पूरी इंतखाबी मुहिम चलाई थी। मुकम्मल होने से पहले ही राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया था और इस इफ्तिताही तकरीब में फिल्मी सितारों और कारोबारी शख्सियात को बुलाया गया था। एक बहुत बड़ी सेरेमनी की गई थी। इसी तरह भारत में इंतखाबात से पहले ओपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ हुकूमत ने सख्त क्रैकडाउन किया। ओपोजिशन रहनुमा और रियासत दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, जबकि ओपोजिशन ने नरेंद्र मोदी पर दबाव के जरिए ओपोजिशन रहनुमाओं को बीजेपी में शामिल कराने का इल्जाम भी लगाया था। इस सब के बावजूद बीजेपी इंतखाब में भारी अक्सरियत लेने में नाकाम हो गई। इंतखाबी नताइज सामने आने के बाद आज कांग्रेस रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि हम ये इलेक्शन सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी रियासती मशीनरी के खिलाफ लड़े। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और आधी अदलिया भी हमारे खिलाफ थी। इंतखाबी नताइज से मोदी जी को आवाम का बड़ा पैगाम मिला है कि हमें मोदी नहीं चाहिए। ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। कांग्रेस रहनुमाओं ने हुकूमत साजी के हवाले से कहा कि इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे, नए इत्तेहादी भी बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं और उनके साथ अभी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है। हमने उनसे कहा था, इंडिया पार्टनर से कहा था
कि चुनाव के बाद 5 तारीख को हमारी मीटिंग होगी। उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे। सचमुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं, कल होगा। जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं, वो देखेंगे। सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूंगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे। यानी कांग्रेस अब भी अपने इत्तेहादियों से बात करके वजीर आजम मोदी के इत्तेहादियों से बात करने का कह रही है ताकि हुकूमत बना सके, इसका इशारा दे रही है। इंतखाबी नताइज पर रद्दअमल देते हुए भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अवाम ने लगातार तीसरी बार एनडीए पर भरोसा किया है। यह भारत में एक तारीखी कारनामा है। मैं इस प्यार के लिए भारतीय अवाम के सामने झुकता हूं और यकीन दिलाता हूं कि हम लोगों की उमंगों को पूरा करने के लिए अच्छे काम जारी रखेंगे। फिर नरेंद्र मोदी ने अपने कारकुनों से खिताब करते हुए तीसरी दफा हुकूमत बनाने का ऐलान भी किया। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। दूसरी जानिब हफ्ते को मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के एग्जिट पोल्स में बीजेपी की भारी अक्सरियत का दावा सामने आने के बाद पीर को भारतीय स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी देखने में आई थी। नरेंद्र मोदी के करीब समझे जाने वाली भारतीय कारोबारी शख्सियत गौतम अडानी के शेयर्स में रिकॉर्ड तेजी देखी गई थी और वो कल ही एक बार फिर भारत की अमीर तरीन शख्सियत बन गए थे। लेकिन आज नताइज का सिलसिला शुरू होने के बाद स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई और 4,389 पॉइंट्स गिरकर बंद हुई। भारत की स्टॉक मार्केट 6% गिरी, मगर नरेंद्र मोदी के करीब समझे जाने वाले कारोबारी शख्सियत गौतम अडानी की कंपनी के शेयर्स 19% गिरकर बंद हुए और वो एक बार फिर भारत के अमीर तरीन शख्सियत नहीं रहे। और आज राहुल गांधी ने इस पर तंज भी किया। अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। हालिया आम इंतखाबात में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तो अपनी दोनों नशिस्तें हासिल कर ली हैं, मगर इन इंतखाबात में बीजेपी के कुछ अहम रहनुमाओं को अपसेट का सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश से बीजेपी रहनुमा और भारतीय अदाकारा स्मृति ईरानी को 1,60,000 वोटों के बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पूरी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भारत से वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे सुहेल अख्तर, जिन्होंने पूरी तरह इन इलेक्शंस को कवर किया। क्या वाकई जब पोलिंग स्टेशन से वो बात कर रहे थे लोगों से तो उन्हें लग रहा था कि ये नताइज आएंगे, क्योंकि पोल्स बड़े गलत साबित हुए हैं। सुहेल अख्तर, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। जब कैंपेन हो रही थी, उसके बाद जब पोलिंग हो रही थी, आप उस वक्त भी कवर कर रहे थे, पोलिंग स्टेशन से कवर कर रहे थे, हमारी उस वक्त भी आपसे बात हुई थी। मसला ये कि पोल्स गलत साबित हुए, दावे गलत साबित हुए, उसके बाद एग्जिट पोल्स भी गलत साबित हुए। यही आपको लग रहा था कि एक्सपेक्टेड था, ये आना था, और क्यों इतना तवक्कात के बरक्स ये नतीजा आया? एक बहुत बड़ा सेक्शन है इंडिया में जो एग्जिट पोल्स जो आए थे उसके क्रेडिबिलिटी पे या उसके सच होने पे कहीं ना कहीं शक कर रहा था, क्योंकि इस बार जो एग्जिट पोल्स आए थे वो उसके मेथड पे, उसके सैंपल्स पे क्वेश्चंस उठाए जा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल्स दिए गए थे, क्योंकि वो टाई अप है मीडिया के साथ और टीवीज के साथ, और टीवीज की जो वफादारी है रूलिंग पार्टी के लिए, हुक्मरान जमात के लिए, वो भी शक के दायरे में रही है हमेशा, या हम कहें कि उनकी वफादारी उनकी तरफ ज्यादा थी, तो इसीलिए पोल्स पर भी ज्यादा लोगों को शक हुआ। और यही वजह है कि जब से एग्जिट पोल्स आए थे तो लोग मुसलसल सवाल उठा रहे थे कि ये एग्जिट पोल्स सही नहीं है, क्योंकि अपोजिशन जमातों को जो ग्राउंड से जो रिपोर्ट मिल रही थी या जो डेटा मिल रहा था वो अलग कह रहा था उनको, इसीलिए उन्होंने कभी भरोसा ही नहीं किया आज तक। और आज जब रिजल्ट आने शुरू हुए तो वो एग्जिट पोल्स के जो की पिशिन गोइयां थी वो कहीं ना कहीं धरी की धरी रह गई। और मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर मोदी ने तो नारा लगाया था, वज़ीर आज़म मोदी ने, कि अब की बार 400 पार, मगर 300 भी नहीं पार कर पाए। अपने तई तो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है बीजेपी के पास, इत्तेहाद के पास ज़रूर सिंपल मेजॉरिटी है। एग्जैक्टली क्या हुआ? क्योंकि एक भरपूर कैंपेन थी उनकी और उस कैंपेन में सोशल मीडिया उनके साथ खड़ा हुआ था। खुद मीडिया दावे कर रहा था कि हाँ जी इस दफ़ा तो एक अनप्रेसिडेंटेड नंबर लेगा नरेंद्र मोदी साहब का इत्तेहाद। ये हुआ क्या एग्जैक्टली? क्या वो ओवरसेल कर गए अपनी बात को? क्या एक फेयर क्रिएट हो गया वोटर्स में कि अगर इनको 370 मिल गया, 400 मिल गया तो क्या होगा? हुआ क्या एग्जैक्टली?
देखिए, पहले मैं इस बात की वजाहत कर देता हूँ कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जो शख्सियत है, वो अपनी शख्सियत जो है वो बहुत ही जादूगर वाली शख्सियत है। काफी मेजेस्टिक उनका अपना स्टाइल है और बहुत ज्यादा मकबूलियत है इंडिया में। शायद वो जो मकबूलियत का जो ग्राफ है उसकी वजह से एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया हो प्राइम मिनिस्टर के अंदर, उन्होंने और ये नारा दे दिया। बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं जो एक्सपर्ट थे, शायद जीत चुके तीसरी बार में जब कोई शख्स या कोई लीडर इलेक्शन लड़ता है तो तीसरी बार में कोशिश करता है कि किसी न किसी तरीके से जो वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ किया जाए। तो एक तरीके का ब्लफ भी था। तो प्राइम मिनिस्टर ने एक ब्लफ खेला या उनका एक ओवर कॉन्फिडेंस था, लेकिन जो भी था वो 470 पार का जो नारा था वो बहुत बुरी तरीके से जमीन पर फ्लॉप हो गया नारा। लेकिन अभी तो उनकी मेजॉरिटी है, वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो जो हुई है इस बार इलेक्शन में कि बीजेपी को भरोसा नहीं था कि बीजेपी जो मेजॉरिटी नंबर है पार्लियामेंट का 272 वो भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो एक बहुत सेटबैक है बीजेपी के लिए और प्राइम मिनिस्टर के लिए भी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो इतना बड़ा नारा और इतना बड़ा दावा वो जमीन पर धरा कर रह गया। मगर उस दावे के पीछे वो अपनी एक जो मुआशी तरक्की है, इकोनॉमिक सक्सेस है इंडिया की, उसकी बात करते थे। और हमें जब हम मैक्रो नंबर्स को देखते हैं तो वो सक्सेस नज़र भी आती है, जीडीपी की तरक्की की सूरत में नज़र आती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी थे जो ये कह रहे थे कि जी जो कॉर्पोरेट हैं, उनके दोस्त हैं, उन्होंने ज़्यादा तरक्की की, चंद खानदानों ने ज़्यादा तरक्की की, मगर मैसेज का फ़ायदा नहीं हुआ। तो क्या वाकई ग्राउंड पर जब आप देख रहे थे, जब आप पोलिंग स्टेशन कवर कर रहे थे, ग्राउंड पर क्या अवाम इतने मुतमईन नहीं थे जो इकोनॉमिक सक्सेस है? देखिए, इस बार इलेक्शन में जो वोटर्स थे ना वो बहुत साइलेंट रहे हैं। जो रूलिंग पार्टी के वोटर्स हैं वो तो बहुत ही इंटैक्ट हैं, और जो नए वोटर्स बने थे वो कुछ बोल रहे थे, जो पुराने वोटर्स थे वो बोल रहे थे। लेकिन जिन लोगों ने अपोजिशन जमातों को वोट दिया है वो बहुत ही साइलेंटली उन्होंने वोट दिया है। इसका अंदाजा बहुत लोगों ने लगाया नहीं, लेकिन जो लोग ग्राउंड पर कवर करे तो उन्हें एहसास हो गया था कि कुछ ना कुछ इस बार गड़बड़ होना है। और जाहिर सी बात है कि इंडिया में जो इतने क्राइसिस आए हैं, बेरोजगारी का जो मसला है वो बहुत ही उरूज पर है। उसके अलावा जो बड़े बड़े मसाइल हैं यहाँ पर वो हल नहीं हो पा रहे हैं। उसके अलावा जब राहुल गांधी ने बहुत ही शिद्दत से कैंपेन्स करने शुरू किए, किस तरीके से गरीबों को पैसा नहीं दिया जा रहा है और अमीरों के कर्जे माफ किए जा रहे हैं, तो ये सब जो इश्यूज है कहीं ना कहीं वोटर्स को हिट किए हैं। और ये वोटर्स, हम बता दें, सबसे अहम बात यह है कि यूपी जो कि बीजेपी का गढ़ है, वो हिंदी हार्टलैंड है जहाँ पे राम मंदिर की तामीर हुई है। उसके बाद ये कहना बहुत मुश्किल हो रहा था कि बीजेपी को यूपी से शिकस्त मिलेगी और यूपी में उससे कम सीटें मिलेगी। और अब जब रिजल्ट सामने आए तो ऐसा लग रहा है कि यूपी के वोटर्स ने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को खरीदा नहीं और उनके जो अपने मसाइल है उनके वोट्स में झलकता नजर आया। और शायद यही वजह है कि आज जब रिजल्ट सामने आ रहे हैं तो जो अपोजिशन ब्लॉक है उनको इतनी अच्छी लीड मिली है। कांग्रेस ने कमबैक किया है 2009 के बाद। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना है तो दूसरी तरफ अदालतों से तहरीक इंसाफ के हक में एक के बाद एक फैसले आ रहे हैं। कल साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी बरी हो गए और आज अदालत ने तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट डी सील करने का हुक्म दे दिया है, जिसे कुछ दिन पहले सीडीए ने तजावुजात, गैर कानूनी तामीरात और गैर मुतल्लिका इस्तेमाल की वजह से सील कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कल और आज सियासी लिहाज से बहुत आम केस यानी मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत हुई है और जजिस के दरमियान बहुत दिलचस्प और अहम बहस देखने में आई है। इस केस का फैसला हुकूमत और अपोजिशन दोनों की पार्लिमानी सियासत पर असर डालेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में आ जाता है तो फिर हुकूमती इत्तेहाद कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों में मुतादिद मखसूस नशिस्तों से महरूम हो जाएगा और कौमी असेंबली में 2/3 अक्सरियत भी नहीं रहेगी, जिसका मतलब होगा कि हुकूमत जिन अहम आईनी तरामीम के बारे में सोच रही है वो नहीं कर पाएगी। खासतौर पर हुकूमत जुडिशल पैकेज के हवाले से आईनी तरमीम नहीं कर पाएगी। और खबरें सामने आई थी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी देने के लिए हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजिस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने या चीफ जस्टिस का दौरानिया फिक्स करने से मुतालिक आईनी तरमीम कर सकती है और हुकूमती वुज़रा भी इस हवाले से इशारे दे रहे थे। ताहम हसनात मलिक अपनी खबर में पहले ये दावा कर चुके हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस जैसे काजी फाइज ईसा तौसील लेने से इनकार कर चुके हैं और हुकूमत भी इससे आगाह है। इस सारी सूरत हाल में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की अहमियत बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट में 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट ने आज भी इस केस की समाअत की है। फुल कोर्ट में वो 3 जजेस भी शामिल हैं जिन्होंने गुज़िश्ता समाअत में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने के इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले मुअत्तल कर दिए थे और नशिस्तों पर कामयाब करार दिए गए अरकान को केस के हतमी फैसले तक वोट
वोट देने से रोक दिया था। कौमी असेंबली में ऐसे अरकान की तादाद 23 है। इस केस में 2 बुनियादी सवालात हैं। एक सवाल यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जिसने बतौर जमात इलेक्शन ही नहीं लड़ा और उसकी एक नशिस्त भी नहीं थी, क्या आज़ाद उम्मीदवारों के शामिल होने के बाद मखसूस नशिस्तों के लिए वो अहल हो सकती है? जबकि दूसरा सवाल यह है, अगर मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल सकती तो फिर दूसरी जमातों में बांटी जाएंगी या फिर खाली रखी जाएंगी? इस हवाले से आज जजिस के दरमियान तवील बहस होती रही। सबसे पहले जस्टिस मुनीब अख्तर ने नुक्ता उठाया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने की वजह से अगर किसी जमात के इंतखाबी निशान ले लिया जाता है तो इसके बावजूद भी वो जमात इलेक्शन लड़ने के लिए सियासी जमात तस्वुर होगी और उसके उम्मीदवार आज़ाद नहीं समझे जाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जब ये नुक्ता उठाया तो इसके बाद जजिस के दरमियान बहस शुरू हो गई और सवाल भी उठाया गया कि क्या आज़ाद उम्मीदवारों को किसी पार्टी का इंतखाबी निशान दिया जा सकता है? जो सवाल जो मैं समझाऊं आपसे जो पूछा जा रहा है वो कि इंडिपेंडेंटली आप क्यों नहीं आपने मांग लिया बैट, फॉरगेट द पार्टी, बैट सिंबल मांग लेते जो भी लोग करना चाह रहे थे इलेक्शन। वो तो बैट ओपन हो गया था, अब तो वो किसी के पास नहीं है ना, ओपन हो गया ना, पब्लिक डोमेन में चला गया। सब तो बैट नहीं मांग सकते, नहीं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का एंटर फॉर्म अलग होता है। नेचुरली एक में 2 नहीं मांग सकते, ये तो बात सही है, मगर एक हुई लाड़काना की, एक हुई लाहौर की, मुझे बताइए कि क्यों नहीं मांग सकते? वो दें या ना दे वो दूसरी बात है। अच्छा साहब ये बताएं कि ये जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है वो किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दिया जा सकता है? नहीं, आई थिंक इट कैन, जो पॉलिटिकल पार्टीज क्लेम कर रही होती है सिंबल, आप वो सिंबल जनरल सिंबल्स में तो नहीं फिर नहीं उस लिस्ट में, बिकॉज दैट वुड हैव अलाउड द पीटीआई टू डू इनडायरेक्टली व्हाट इट कुडंट डू डायरेक्टली। यस, and it would have been a violation of the Supreme Court judgment. Does the Supreme there would have been a contempt application. Does the Supreme Court judgment say that individuals cannot be allotted the bat symbol? Does it say that? No, it doesn't. Thank you. But okay, let me ask you a question. Yes. Did it need to say it? No, because that was no. Sir, on a lighter note, ये सारे मसले हल हो जाते अगर जिस तरह वो कस्टम एक्ट में एक्सप्लेनेटरी नोट होता है ना, इस जजमेंट में भी एक एक्सप्लेनेटरी नोट हो जाता है। मैं और भी बेहतर है मसला हल कर देता कि भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्लीज मुझे मिसइंटरप्रेट। इससे भी लाइटर नोट पे चले जाते हैं। ये सारे मसले और भी ज्यादा बेहतर तरीके से हल हो जाते। जो पार्टी जिसको आप नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इलेक्शन करवा लेते, इंटर पार्टी खत्म। ये बातें आती ना, ये वाली पिटीशन आती ना वो वाली पिटीशन होती। हमने तो आपको नहीं कहा था कि इलेक्शन ना करवाओ। दौरान समाज जब जस्टिस अतर मीनाल्लाह ने इलेक्शन के दौरान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर रिमार्क्स दिए तो चीफ जस्टिस कादी फाइजा ने उन्हें जवाब दिया। Political party थी PTI, it was consistently complaining that it was not getting free hand to contest the elections, level playing field नहीं थी। वो complaints हमारे सामने नहीं है, sorry, let me just complete, हमारे सामने आएंगे, let me just complete, we are the custodians of the fundamental rights and those who are not before us, the voters, we need to consider their rights as well. What should be the approach of this court? Challenges were faced by one political party. It was complaining of a coercive apparatus of the state in operation, and it has not happened for the first time. It has been repeatedly happening, and every political party at some time has faced it. इसके अलावा जिससे मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस के दरमियान सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर बहस हुई जिसमें चीफ जस्टिस कादी फाइजा की सरबराही में बेंच ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था। We should not end up in a position where in the end we chasing the form, not the substance, and therefore we rubber stamp. I apologize if someone finds that word hard, but rubber stamp errors made over and over and over, and maybe there's another over in there by the election commission. So if you want to be truthful about it, then let's start at the genesis of the matter. Were the complainants not People's Party, not Muslim League, not a judge, their own people? Please hold elections. The will of those who hold the membership of PTI. Where was that reflected? You please read the entire judgment that those people were denied democracy. उन्होंने कहा जी मैं साल दे दें, साल दे दिया। आप पढ़ लीजिए judgment. Judgment is in the field and it's in the field. It's a judgment in the field. Whether you like it or not, आप उस पर तनकीद कीजिए। मगर आप पूरी जमहूरियत पे तो चले जाएं ना, या फिर आप कहें कि जस्ट हर जगह आप ये बात आती है, अच्छा दूसरी बात लेके चलिए। ये पार्लियामान बराबर थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस आता है भाई वो आइन की खिलाफवर्जी नहीं हो रही थी डिसॉल्व, ठीक है, फिर वो तनकीद होती है कि रात को क्यों सुप्रीम कोर्ट बैठा, फिर सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रात को क्या, रात को 2 बजे हर रात बैठे अगर वो प्रोटेक्ट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को। रिस्पेक्ट मैंने आगे बढ़िए, प्लीज बढ़िए ना आगे। अगर सच सब बोलना शुरू कर दें तो सच बहुत कड़वा है, सच कोई बोलता ही नहीं है। नहीं, मैं तो बोलने की कोशिश हमेशा रहती है, हर कोई ना बोले, हम मेरा उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। आगे चले मिस्टर फैसल। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि अगर असेंबली में सिर्फ 2 सियासी जमातें हों और 200 आज़ाद उम्मीदवार हों तो फिर मखसूस नशिस्तें किस तनासुब से बांटी जाएंगी। सिर्फ इंडिपेंडेंट्स का एक सेट है विच इज 266 जो बाकी सीटें हैं वो 2 पॉलिटिकल पार्टीज में इक्वली डिवाइडेड है, मेकिंग इट सिंपल हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। नाउ आर यू सेइंग दैट द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम मींस दैट दीज 2 पॉलिटिकल पार्टीज जितनी इन्होंने सीटें ली हैं उसके हिसाब से रिजर्व सीट से अपना शेयर ले लेंगे? Yes. बाकी क्या होगा बाकियों के साथ देखेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इन दोनों पार्टीज को 70 सीटों का डिवीजन आधा-आधा ये नहीं हो सकता, वरना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब? नहीं हो सकता। इसको अपने 51 के तहत बताना है कि ये आपसे पूछ रहे हैं सर, ये नहीं हो सकता, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, आपके कहने से नहीं कहा आइन की कौन सी शिक है, ये आप आइन तो नहीं बना रहे हैं ना, आइन की शिक बताइए ना। Sir, it is like saying that a husband is not married. A proportionate representation cannot be disproportionate. It is a contradiction in terms. अब मैट्रिमोनियल मैटर्स में क्यों चले जाते हैं? या तो आप कहते हैं फिर हाउस को खाली रखें, वो फिर आपकी दलाइल में कुछ थोड़ा वजन आता। आपने छूटते ही मैंने आपसे पहला सवाल पूछा था 336 का नंबर कमा सकता है, आपने कहा नहीं आ सकता है, बात खत्म। तो फिर उसको पूरा करना है। 77 लोग नहीं ज्वाइन करते आपकी पार्टी को, फिर इलेक्शन कमीशन खाली रखती सीटें, किसको देती? ठीक है, वो मेरे ख्याल में पीटीआई का बहुत अच्छा केस था अगर ये लोग जाके ज्वाइन नहीं करते आपकी पार्टी को। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। सिद्दीकी साहब, ज़ाहिर है जजेस के दरमियान इख्तलाफ राय हो अच्छी बात है, बजाय इसके कि सारे जजेस हम ख्याल हों, एक जैसे बेंचेस बन रहे हों, 13 जजेस का बेंच बना है और अच्छी बात है, मगर ये इख्तलाफ राय ही है, आपका बड़ा तजर्बा है, या फिर ये इख्तलाफ है जो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है? बहुत शुक्रिया शाहज़ेब साहब। आपने ये कहा तो उसमें एक बड़ा अच्छा रिमार्क्स आया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई का आपस में क्या ताल्लुक है। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा था कि हम ख्याली सियासी जी हैं, तो हम ख्याल का भी एक बैकग्राउंड है और उसमें माजी में हमने देखा था कि एक सेट ऑफ जजेस जो था वो बिल्कुल इस तरह से बेंचेस बनाए जाते थे जिसके अंदर हम ख्याल जज साहिबान की जो है वो अक्सरियत हुआ करती थी और बहुत प्रिडिक्ट हो जाया करता था कि फ़ैसला क्या आएगा और किस तरफ जाएगा। अब ये उसके बाद से जो 18 सितंबर के बाद से 2023 के बाद से जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यू कांट प्रेडिक्ट कि क्या है। ये बिल्कुल एक मेरा ख्याल है कि मैं तो इसको इस तरह से ही लूँगा कि ये 3 मुख्तलिफ आरा जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं और ये इख्तलाफ राय अच्छी बात है और मैं तो इसको बहुत एक हेल्दी साइन के तौर के ऊपर लेता हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों का बैकग्राउंड है। अब अगर हम इस बैकग्राउंड के अंदर जाएं तो हम ये देखते हैं कि जहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो एक एडीआर की कह रहे हैं, एक तजवीज़ दी है उन्होंने कि क्यों ना वो 3 दिन फिर दे दिए जाएं पीटीआई के लोगों को कि वो किस सियासी जमात के अंदर जा सकते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने गलत किया। फिर अब इसको अगर हम पीछे देखें तो हमने ये देखा है कि इसी तरह का एक फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट में माजी के अंदर कि जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का फ़ैसला था और उसमें 6 माह दे दिए गए थे और फिर कहा गया था कि पार्लियामेंट जो है वो इसको वो करे। तो ये एक लगता है इस तरह की एक एडीआर है। जबकि दूसरी तरफ जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी फ़ईसा के माबैन जो एक हम देख रहे हैं कि वो हो रही है, कल भी हुई थी कि जब वकील जो हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उनके हवाले से जजेस के बहुत सारे रिमार्क्स आ रहे थे, तो जब एक बहुत हतमी किस्म का रिमार्क आया तो जस्टिस काजी फ़ईसा चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जब मैं वकील था तो जब इस तरह की सूरत थी तो मैंने कहा कि जी जज साहब अगर आपने फैसला कर लिया तो फिर मैं अपने आर्गूमेंट क्या दूं। यानी उस पर फिर जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उन्होंने कहा कि ये बड़ा एक ऑफेंसिव चीज़ है कि आप ये कह रहे हैं कि हम प्री डिटर्मिन्ड माइंड से जो है वो यहाँ पे बैठे हैं, उसका मकसद ये था।
लेकिन इसके साथ ही जो 63A की बात आती है, आज भी वो बात जो है वो उसके अंदर हुई और रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई, तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर का फैसला है, अगर आपको याद होगा, जिसमें 63A की इंटरप्रिटेशन की गई थी, जिसके ज़रिए के वोट शुमार नहीं होगा मुनहरिफ अगर कोई डिफेक्शन करता है। तो ये जो था, इस पर 2 जज साहबान ने कहा था ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके इस फैसले की वजह से जो है पंजाब के अंदर हुकूमत जो है वो तब्दील हो गई थी। अब बल्ले का अब ये फैसला है, और बल्ले का फैसला जो है इस हवाले से भी जो है वो तनकीद भी होती है और उसके ऊपर उसके हक़ के अंदर दलाइल भी आते हैं, जैसे कि आज चीफ जस्टिस ने कहा, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो उसको माजी से जोड़ के और फिर यहाँ पर ला रहे हैं। तो ये जब ये अदालती ज़ुबान के अंदर अगर हमने इसको देखा जाए तो ये एक गिले शिकवे तो ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मुकदमे के ऊपर फैसला करने बैठेगी, ये 2 गिले शिकवे भी हैं, ये 2 मुख्तलिफ आरा भी हैं, 2 मुख्तलिफ पोजीशंस भी हैं, लेकिन उसके बाद जब जजमेंट पेन डाउन की जाएगी तो फिर जो है वो क्या किस हद तक कौन सा फैसला रेलिवेंट होगा, क्या उसको बुनियाद बना के किया जा सकता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से मामला जा रहे हैं, एक ज़माना था बेंच की अनाउंसमेंट होती थी और आप जैसे कोर्ट रिपोर्टर्स बताते थे कि ये फैसला आने वाला है, अभी इतनी 2 समातों के बाद भी आप ये कह रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है किस सिमत में मामला जा रहा है। जी, एक वाज़े तौर के ऊपर 2 फ़र्क नज़र आ रहे हैं, बल्कि मैं तो इसको 3 तरह से देखना चाह रहा हूँ इसको कि जो इस वक्त 13 जज साहबान है, वो सेट ऑफ जजेस जो हैं उसके अंदर जो लेटर के ऊपर, जो लेटर एंड स्पिरिट के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रह के, आइन और कानून पर रहकर फैसला जो है वो देंगे इसके ऊपर, जबकि कुछ आज भी आ जाए कि क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ जो है वो की जाए, ये मुतालबा आया, और क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फिर रीडिंग इन टू द कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरी बात है। लेकिन अब वो जो है अगर हम क्रिएटिव उसके ऊपर फिर अब जस्टिस काजी फैसल ने जो आखिर के अंदर कहा कि हम थक चुके हैं कि मसाइल का हल हम क्रिएटिव इंटरप्रिटेशंस के ज़रिए हम क्यों आइन और कानून पर अमल नहीं करते हैं, इसकी जो विजडम है ये पार्लियामेंट के पास है। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से ज़्यादा अक्लमंद नहीं है कि हम आइन साजों की मंशा क्या थी उसको इंटरप्रेट करना शुरू कर दें। तो ये जाहिर है कि ये माजी का लगेज भी है, अदालती फैसले भी हैं, और साथ ही साथ सियासी माहौल जो है उसके अंदर एक बिटरनेस भी है। अब जैसे जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की कि एक पॉलिटिकल पार्टी मुसलसल करती रही है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से केस जस्टिस अतर मिनल्ला के पास भी आया था और जस्टिस अतर मिनल्ला ने उसके ऊपर ऑर्डर पास किया और उस पर इलेक्शन कमीशन के पास गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जब उन वाक़यात के हवाले से जवाब दाखिल किया तो पाकिस्तान तहरीक लतीफ़ खोसा साहब हैं, वो आपको पता है उन्होंने कहा कि जी 700 के 600 सफ़ात का जो है ना हमें जवाब दे दिया कि आप कौन पढ़े इसको, और वो फिर अदालती कार्रवाई का बाइकआउट भी करके चले गए थे। तो ये वो सारी सियासी जो बिटरनेस भी है और बाहमी इख्तलाफात भी हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के मुख्तलिफ अंदाज भी हैं। एक आइन और कानून को के ज़रिए देखना चाहता है, जबकि एक जो है वो पॉपुलिस्ट अप्रोच के ज़रिए आइन की तशरीह जो है वो शायद उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है जो वक्त की ज़रूरत हो। बहुत शुक्रिया गमसीकी साहब, इस हवाले से बात कर रहे थे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब, तर्जुमान रऊफ हसन को कल FIA ने मुतनाज़ ट्वीट की तहकीकात के लिए तलब किया हुआ था, मगर बैरिस्टर गौहर खान और रऊफ हसन ने इस नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। ताहम आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही एक और अहम बात सामने आई है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली का डेटा सोशल मीडिया पर लीक होने और उनके खिलाफ मनफी मुहिम चलाने के खिलाफ कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की अहम समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस सरदार इसहाक खान पर मुश्तमिल बेंच ने जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम को एक मुनज़्ज़म साजिश करार दिया है। कल होने वाली समाअत के तहरीरी हुक्म के मुताबिक FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से अपनी रिपोर्ट का जायजा पेश किया गया, जिसमें ट्वीट और रीट्वीट करने वाले चंद अकाउंट्स की निशानदेही की गई है। रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि मोअज़्ज़िज़ जज के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई, जिसमें सामने आने वाले 3 हैशटैग ट्रेंड्स एक ही वक्त में शुरू और ख़त्म हुए, जबकि कुछ अकाउंट से एक से ज़्यादा कैंपेन में हिस्सा लिया गया। FIA ने अदालत को बताया कि कुछ अकाउंट्स के बारे में मज़ीद मालूमात सामने आई हैं जो अगली तारीख से पहले सामने रख दी जाएंगी। FIA ने एक्स कॉरपोरेशन को इन अकाउंट्स के डेटा और दीगर मालूमात हासिल करने के लिए
इमरजेंसी डिस्क्लोजर रिक्वेस्ट की है। FIA का कहना है कि एक्स इस दरख्वास्त पर तकरीबन 4 हफ्तों में जवाब देगा। तहरीरी ऑर्डर के मुताबिक दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ISI की रिपोर्ट जमा करवाई। बड़ी मायूसी के साथ कहना पड़ रहा है कि ISI की रिपोर्ट नामुकम्मल है। रिपोर्ट के पहले 2 सफ़ात पर मायूसी के साथ ये कहने की कोशिश की गई है कि अकाउंट्स गैर फाल होने के बाइस पेशरफ नहीं हो सकती। इस पर हमने 5th जनरेशन वॉरफेयर के तनाजुर में एक फर्जी सूरत हाल पेश की कि अगर फ़र्ज़ करें कि दुश्मन मुल्क सदर पाकिस्तान या आर्मी चीफ के खिलाफ तौहीन मजहब का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाता है तो क्या तब भी ISI ऐसी ही बेबसी का मुजाहरा करेगी? इसके जवाब में हमें वाज़ेह जवाब नहीं मिला। हमने ये भी पूछा कि क्या ISI 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए तैयार है, जिसके जवाब में हमें सिर्फ खामोशी मिली। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल और FIA के इमिग्रेशन हुकाम ने वाज़ेह किया कि ग्रीन कार्ड महज एक सफरी दस्तावेज है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक ग्रीन कार्ड का मतलब शरीयत नहीं है। इस हवाले से होने वाले ट्वीट्स और मीडिया कैंपेन के झूठा होने का एतराफ़ हुकूमत ने भी किया। तहरीरी ऑर्डर में अदालत ने हुक्म दिया कि FIA मशकूक अकाउंट्स का डेटा हासिल करने के लिए एक्स कॉर्पोरेशन को भेजी गई दरख्वास्त अदालत में जमा करवाए। FIA पहले ट्वीट करने वाले और उसके अहम रीट्वीट करने वालों और ऐसे अकाउंट्स जिन्होंने एक से ज़्यादा हैशटैग में हिस्सा लिया उनकी इंक्वायरी शुरू करे। FIA और इस अदालत की मामलत करने वाले दीगर इदारे इस बात को यकीनी बनाएं कि वो इस समाज से मुताल्लिक किसी से भी एहतराम से रब्ता करें, क्योंकि याद रखना चाहिए कि अदालत ने अभी तौहीन करने वालों का तयन नहीं किया है। ऐसे तासुरात के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए जिससे लोग खौफजदा हों। सेक्रेटरी दाखिला को हिदायत की जाती है कि वो ISI के वक़ार पर पूरा उतरने वाली एक जामे रिपोर्ट अगली समाअत से पहले अदालत में जमा करवाएं। इसके साथ ही तहरीरी ऑर्डर में अदालत के ऑफिस को एक्स कॉर्पोरेशन के चीफ लीगल काउंसिल से अदालत की मामलत के लिए खत लिखने का भी कहा गया है। अदालत ने FIA और दीगर इदारों को इस हवाले से हिदायत जारी करते हुए केस की समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार उन 6 जजेस में से एक जज हैं जिन्होंने अदालती कार्रवाई में मुबैना मुदाखलत के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। अप्रैल में जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली के खिलाफ ग्रीन कार्ड रखने पर सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाई गई थी। प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया था, जिसके खिलाफ 28 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एलामिया सामने आया था, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड, उनके बच्चों की अमरीकी शहरियत और अमरीका में जायदादों और फैमिली बिजनेस पर वजाहत दी गई थी। इसके अगले ही दिन यानी 29 अप्रैल को मुबैना ऑडियो लीक्स केस की समाअत के दौरान पेमरा, FIA और PTA ने जस्टिस बाबर सत्तार से ऑडियो लीक्स केस से अलहदा होने की दरख्वास्त कर दी, जिसे उन्होंने खारिज करते हुए तीनों इदारों पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया था और फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया भी दिया था। ऐसी ही दरख्वास्त IB ने भी की थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने DGIB के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया दिया था। फिर 6 मई को जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को एक खत में अपने खिलाफ चलने वाली सोशल मीडिया मुहिम के बारे में बताया था, जिसके बाद अदालत ने जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली की खुफिया मालूमात लीक करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत के लिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच तश्कील दिया था। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं और रामपुर पर बात करेंगे। मई में महंगाई 30 माह की कम तरीन सतह 11.8% पर आई है और इसके बाद शरह सूद में कमी के हवाले से पेशगोइयाँ और मुतालबे दोनों सामने आ रहे हैं। इस वक्त शरह सूद 22% पर है, जो मई के महीने की महंगाई से 10% यानी 1000 बेसिस पॉइंट्स ज़्यादा है। मार्केट में 10 जून को होने वाले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में शरह सूद 1 से 2% कमी की तवक्को है, जबकि S&P ग्लोबल ने भी शरह सूद में इस माह फौरी कमी और फिर इस साल दिसंबर तक 4.5% कमी की पेशगोई की है। यानी फिलहाल फौरी तौर पर शरह सूद में बहुत बड़ी कमी की तवक्कात नहीं है, क्योंकि IMF के साथ अभी मुज़ाकरात होने हैं। दूसरी तरफ मई के महीने में तिजारती खसारा मजीद कम रहा है और मुमकिन तौर पर एक और करंट अकाउंट सरप्लस के महीने और पूरे माली साल में करंट अकाउंट सरप्लस के आसार पैदा हो गए हैं, क्योंकि गुज़िश्ता चंद माह में मुसलसल करंट अकाउंट सरप्लस के बाद इस माली साल के इब्तिदाई 10 माह में यानी जुलाई से अप्रैल तक करंट अकाउंट खसारा सिर्फ $20 करोड़ रह गया है और मई के महीने में PBS के डेटा के मुताबिक तिजारती खसारा सिर्फ $2.1 अरब रहने के बाद एक और महीने में करंट अकाउंट सरप्लस के आसार पैदा हो गए हैं। ताहम तरसीलात ज़र के आदाद शुमार आना अभी बाकी हैं। मई में बरामदात $2.8 अरब रहीं, यानी 19% ज़्यादा रही, जबकि दरामदात में सिर्फ 1% का इजाफा देखा गया और इसी वजह से तिजारती खसारे में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। यानी मुआशी इस्तेहकाम का तसलसल है, मगर मईशत अब भी सुस्त रवि का शिकार है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सनतकार आरिफ हबीब साहब। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। असद भाई, जब अप्रैल का महंगाई का नंबर आया, आपका उस वक्त भी कहना था कि जी अब शरह सूद में कमी होनी चाहिए, स्टेट बैंक कॉशियस रहा, अब तक भी कॉशियस रहा है और जो तवक्कात है वो भी यही है कि कॉशियस ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से शरह सूद कम की जाए। आप भी समझते हैं IMF के साथ डील करना है, मामला तय करने हैं, तो कॉशियस अप्रोच ही रहे।
नहीं, आई डोंट थिंक, क्यों IMF के साथ डील करना। IMF को जो है वो बात करें उनसे, उनको कन्विंस करें कि क्या आप, यानी इतना बड़ा फ़र्क होने के बावजूद जो है, ये तो थोड़ी है कि आप जो IMF के है उसको आंख बंद करके आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। और आप ये जो सब कह रहे हैं कि सब अशारिये बेहतर हुए, अभी आपका आखिरी जुमला था, इसके बावजूद जो है वो मईशत में सुस्त रवि है। तो अगर ये ऐसे इंटरेस्ट रेट रहेंगे तो ये सुस्त रवि तो जो है वो रहना है इसको। और अगर ये चीज़ अब भी अगर ये नहीं होता, वो कहते हैं कि इससे कोई रुपए की जो है वो कदर में कमी आ जाएगी। तो ये आई थिंक ये बात भी कोई ज़्यादा समझ नहीं आती। अगर आप बहुत 1-2% का 3% का फ़र्क हो और फिर आप कहें तो ठीक है, लेकिन इतना, और फिर ख़ुद IMF की अपनी प्रोजेक्शन है कि अगले माली साल का जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो 12-13% की वो फोरकास्ट है उनकी, और फिर उसके बाद अगले सालों में और कमी की फोरकास्ट है। तो इस हालत में, इस सूरत में आई बिलीव कि जो है वो अब ये लोगों के लिए जो है वो बिजनेसेस के लिए ये इसकी अफोर्डेबल जो है वो नहीं है ये इंटरेस्ट रेट। फिर उसकी वजह से फिर डिफ़ॉल्ट्स वगैरह के चांसेस है। फिर ख़ुद गवर्नमेंट की अपनी कॉस्ट भी जो है वो इससे मुंसलिक है। तो आई बिलीव एक बैलेंस हो। हम ये नहीं कहते कि कोई 5% एक साथ जो है वो गिरा दें, लेकिन कम से कम 2% का तो जो है वो हर सूरत में केस बनता है, और यही कंसेंसस है मार्केट का। फिर यानी ये जो S&P ग्लोबल ने भी कहा कि एक तो इमीडिएट डिक्रीज हो, मगर फिर 4-4.5% तक अगर दिसंबर में कमी आती है, अगर इन्फ्लेशन में ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड है ये बरकरार रहता है, तो फिर शरह सूद कोई 18-17% पर जाएगी। तो आपके ख्याल में ये ठीक है, इतना कॉशियस रह सकता है स्टेट बैंक, या तेजी से कमी का मुतालबा है आपका आने वाले दिनों? नहीं, आई थिंक मैं तो ये समझता हूँ कि अगले एक साल में, आज से लेके अगले एक साल में 7% कमी का केस बनता है। 7% जो है वो 15% पे जो है वो, अगर आपका अगले साल का एवरेज इन्फ्लेशन रेट 12% है या इवन 13% भी है, तब भी 15% होना चाहिए पॉलिसी रेट। उससे ज़्यादा जो है वो आई थिंक हमारी इकोनॉमी के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए मुनासिब नहीं है, ग्रोथ के लिए मुनासिब नहीं है। तो वो भी तो हमें सिर्फ वन साइडेड तो नहीं एक चीज़ को करना। हम अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, लोगों की यहाँ इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे बशमूल फॉरेन इन्वेस्टर्स के, और फिर ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को भी आप अट्रैक्ट करेंगे, तो वहाँ से भी तो इनफ्लोज जो है वो हमें एक्सपेक्ट करने चाहिए, न सिर्फ ये कि हम आउटफ्लो से ही डरते रहें। वैसे मगर जैसे आपने कहा कि आप मुआशी तेज़ी के हामी हैं, ना कि सुस्त रवि के, मगर साथ ही आप एक मुस्तहकम रुपए के हामी हैं, ना कि ऐसा रुपया जो बार बार गिरे, क्योंकि आपके ख्याल में वो बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव होता है। मगर यही मसला है ना कि फिर जैसी मुआशी तेज़ी आती है, करंट अकाउंट सरप्लस की जगह बहुत बड़ा डेफिसिट खड़ा होता है, और उसके बाद हमें नज़र आता है कि रुपया गिरता है। तो ये बैलेंस कैसे स्ट्राइक किया जाए? शाहजेब भाई, देखिए, इस साल का जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट का बजट है वो मेरे ख्याल है $5-6 बिलियन का है। $5-6 बिलियन का है, और अभी हम आई थिंक $200 मिलियन की डेफिसिट पे खड़े हुए हैं, और ये अब पीरियड आएगा तो मुझे लगता है वो $200 मिलियन भी शायद ख़त्म हो जाए। तो हम, मतलब ये कि हमने ये करंट अकाउंट डेफिसिट में करंट ईयर में 5 बिलियन 6 बिलियन डॉलर्स जो है वो हमारे बजट से सेव किया हमने। इसी तरह हमने ओपन मार्केट से जो है वो स्टेट बैंक ने जो है उनको भी डॉलर्स जो है मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि इतना जो है वो आपके पास एक मार्जिन और गुंजाइश तो जो है वो है इस वक्त। मगर एक मसला ये हुआ कि हालांकि स्टेट बैंक ने मार्केट से बाय किया, हमें करंट अकाउंट डेफिसिट भी टारगेट से बहुत कम है, तकरीबन सरप्लस ही हो जाए, मगर जो हमें एड मिलनी थी, जो लोन्स मिलने थे वो नहीं मिले, जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि करंट अकाउंट सरप्लस दिखाया या डेफिसिट टारगेट से कम दिखाया, या मार्केट से स्टेट बैंक ने डॉलर खरीदा तो कोई रिजर्व्स बढ़ गए। तो एक दूसरी तरफ से भी प्रेशर है कि हमें वो एड नहीं मिल रही है, वो लोन्स नहीं मिल रहे हैं। सर, वो लोन अगर नहीं मिल रहे तो मैं तो समझता हूँ कि अच्छी बात है। हम अगर लोन लेके इतना एक्सपेंसिव जो है वो कर्जा लेके अपने अगर रिजर्व्स को बढ़ाएं तो वो तो कोई डिज़ायरेबल बात नहीं है। ये आई थिंक ना मिलना, कर्ज ना मिलना एक ब्लेसिंग है।
कर्ज ना मिलना, ये सारा कर्ज ना मिलना ब्लेसिंग को, मगर कर्ज ना मिलना ब्लेसिंग इसलिए बन रहा है क्योंकि हम करंट अकाउंट डेफिसिट इतना नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुआशी सुस्त रवि है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, वो तेजी आएगी तो फिर कर्ज के बगैर तो फारिग हो जाएंगे हम, हमारे सारे रिजर्व। आई थिंक ये सिर्फ ये तो नहीं है ना। देखें, अगर आप इंपोर्ट्स हमारी क्या कम हुई हैं, हमारी इंपोर्ट जो है अगर आप नज़र दौड़ाएं अभी इसकी, तो आप ये कहेंगे कि पेट्रोलियम में हुई है, लेकिन पेट्रोलियम में क्वांटिटी में कमी नहीं आई है, प्राइस कमी की वजह से आपको पेट्रोलियम में सेविंग हुई है। अगर ऑटोमोबाइल नहीं आया और ऑटोमोबाइल कम आया तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ गया। और अगर मशीनरी जो है वो अभी नई नहीं आई तो हमारे पास तो ऑलरेडी ओवर कैपेसिटीज़ मौजूद हैं। तो आप ज़रा अगर उस पर नज़र आप दौड़ाएंगे और वो फूड आइटम्स में और पहले वो हमारा कोविड मेडिसिन में, उसमें हमने कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो खर्च कर दिए थे, वो नहीं हुआ। हमारी इस दफ़ा क्रॉप वगैरह अच्छी हुई हैं तो उसका भी हमें बेनिफिट मिला है। कॉटन हमारा अच्छा हुआ है, उसका भी बेनिफिट मिला है। तो वो बेनिफिट उसी जगहों पे आप जो है वो टारगेट करें ना कि वहाँ से अपनी ग्रोथ को बढ़ाएं, आईटी से बढ़ाएं, उससे जो अभी तक जो कैपेसिटीज़ लगी हुई हैं उन कैपेसिटीज़ की यूटिलाइजेशन तो बढ़ाए ना, उससे तो कोई फॉरेन एक्सचेंज पे आपका कोई इतना लोड नहीं आएगा। आपने कहा कि जी आईटी की तरफ फोकस करें, दीगर मामलात, हम सारी ज़िंदगी तो सुस्त रवि के साथ नहीं चल सकते। अगर गुर्बत से लोगों को निकालना है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट देनी है तो मुआशी तरक्की लाजमी है। मुआशी तरक्की ऐसी लाजमी है कि जो बार बार बूम बस्ट का साइकिल ना हो। तो आपको वो अप्रोच नज़र आ रही है इस दफ़ा इस्लामाबाद की कि हाँ ऐसा हो जाए? आई थिंक ये तो बजट देख के पता चलेगा कि उसमें। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस साल गवर्नमेंट को बजट बनाना आसान है। बजट बनाना आसान यूँ होगा कि आप एक तो जो है ये इन्फ्लेशन कम होने की वजह से इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कम होंगे, तो वो बर्डन गवर्नमेंट पे डेट सर्विसिंग का कम होगा। दूसरा ये है कि वो स्टेट बैंक का जो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है वो 1.3 ट्रिलियन है, 900 मिलियन डॉलर की जगह वो होगा 2.3 ट्रिलियन, तो वो भी एडिशनल उनको रिसोर्सेज मिलेंगे। फिर उसके बाद ये प्राइवेटाइजेशन की बातें हो रही हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही लो पे था, अब आना शुरू हुआ है, उसकी पॉजिटिविटी है, तो वहाँ से फिर रेमिटेंसेस बढ़ना, एक्सपोर्ट भी तो बढ़ रही है ना कुछ एक्सपोर्ट जो है, और अगर उसको नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड की एक्सपोर्ट को तो वहाँ भी जो है वो गुंजाइश है। तो मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक रिवाइवल से ये नहीं होगा कि आपको मशीनरी वगैरह इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। आपके पास कैपेसिटी मुख्तलिफ सेक्टर्स में आइडियल कैपेसिटीज़ पड़ी हुई हैं, उसका फुल यूटिलाइजेशन होने से फिर आपको ये एनर्जी की भी कैपेसिटी पेमेंट्स वगैरह की भी का मसले को भी जो है वो हल होगा। तो आपको बैठकर रास्ते निकालने हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए ज़्यादा जो है वो मौजू हैं। ठीक है, हमारा जो है वो हम स्टेक होल्डर हैं और हम हर वक्त जो है उसका प्रेशर फील कर रहे होते हैं अपने बिजनेसेस पे हाई इंटरेस्ट रेट का, तो हम ये बात करते हैं। लेकिन आई थिंक इसमें बैलेंस अप्रोच की ज़रूरत है। हम ये भी नहीं कहते कि भाई कोई एकदम आप अभी से 12% कर दें, लेकिन आप ये जो मिनिमम है इस सब चीज़ों को देखते हुए लोग बड़े डर के 2% की बात करते हैं। यार 2% का तो केस बनता है। बहुत शुक्रिया, आज के बाद इतना ही दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।